माई सेल्फ अविनाश कुमार, नारायण महाविद्यालय, गोरियाकोठी, सिवान, जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी। आज बीए पार्ट 1 के हिस्ट्री ऑनर्स का जो सिलेबस है उस पे हम चर्चा करेंगे। इस सिलेबस का नाम है सर्वे ऑफ सोर्सेज एंड अप्रोचेज टू एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। सोर्सेज लिटरेचर, आर्कियोलॉजी, एपिग्राफ, न्यूमिस्मेटिक्स। मतलब ये कहना चाह रहा है सिलेबस में कि जो इतिहासकार हैं, इतिहास को लिखते हैं, तो उनके इतिहास को जो प्राप्त करने का क्या स्रोत है, उनको जानकारियां प्राप्त करने के क्या क्या स्रोत है, और वो जानकारियां प्राप्त करने के दरमियान में कौन कौन से अप्रोच को अपनाते हैं, उस पे हम चर्चा करेंगे। इसके सोर्स साहित्यिक हो सकते हैं, पुरातात्विक हो सकते हैं। साहित्यिक स्रोतों में बहुत सारे बुक्स हो सकते हैं, और पुरातात्विक स्रोत में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो होता है अभिलेख, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एपिग्राफ। तो हो सकता है कि सिलेबस में ऐसे भी दे दे क्वेश्चन आपको कि अभिलेखों का क्या महत्व है। तो अभिलेख का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एपिग्राफ कहते हैं। फिर दूसरा जो महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य है वो है न्यूमिस्मेटिक्स, यानी सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए कैसे पूछ सकता है आपको। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक व साहित्यिक विदेशी यात्री का विवरण इत्यादि प्रस्तुत करें। दूसरा क्वेश्चन, शिलालेख सिक्के किस प्रकार से पुरातात्विक स्रोतों में मदद करते हैं। तो ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं जिस पे चर्चा करेंगे। सर्वे एंड सोर्सेज एंड अप्रोचेज। तो कीवर्ड्स में हम देखते हैं एक टीला है। तो टीला का मतलब यहाँ पे कि धरती के अंदर उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियां यानी ओल्ड सेटलमेंट के अवशेष रहते हैं। यह कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एकल सांस्कृतिक और बहुसांस्कृतिक, सिंगल कल्चर के हो सकते हैं, और बहुत सारे। देखिए ये टीला को देखिए इस फिगर में। टीला में ये कहना चाह रहा है कि जैसे ये ऊपर का जो इलाका है, ये जो है आपका, ये आपका लैंड हो गया, जमीन हो गया ये, और ये कहीं कहीं जमीन में ऐसे ऊंचा हुआ भाग रहता है, ऐसे उठा हुआ। तो इसका मतलब है कि इसके नीचे जो है बहुत सारी बस्तियां दब गई है किसी समय में। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक संस्कृति से, कि मान लीजिए जाए कि आप, जैसे हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले, है ना, अगर इसमें रही ताम्रपाषाणिक संस्कृति, फिर हुआ सिंधु घाटी सभ्यता, फिर हुआ वैदिक संस्कृति, तो कई संस्कृति, एक संस्कृति के ऊपर दूसरा, संस्कृति के ऊपर तीसरा, इस तरह की जो प्रक्रिया होते रहेगी, तो उसको हम कहेंगे बहुसांस्कृतिक टीला। बहुत सारे कल्चर मिलेंगे। जब यहाँ से हमने खुदाई किया तो सिंधु वैदिक कल्चर का अवशेष मिला हमको, फिर थोड़ा नीचे गए तो नगरीय सभ्यता मिलने लगे, तो ये बहुसांस्कृतिक टीला कहलाएगा। और कई टीले ऐसे होंगे कि मान लीजिए सिंधु घाटी का ही पूरा अवशेष मिल रहा है, तो ये एकल सांस्कृतिक टीला मिलेगा। अब देखिए ऐसा एरिया होगा जहाँ पे कि वो एरिया जो है कई तरह का प्रतिनिधित्व, कई संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करता है, तब तो बहुसांस्कृतिक टीला मिलेगा। लेकिन कोई ऐसा एरिया होगा, ऐसा क्षेत्र होगा जो कि सिर्फ एक ही संस्कृति वहां पे डेवलप हुए, तो वहां पे एकल सांस्कृतिक टीला का चिन्ह मिलेगा। अब यहां पे देखिए कहता है टीलों की खुदाई। तो टीलों की खुदाई जो होती है वो दो तरह से की जा सकती है, अनुलंब या हॉरिजॉन्टल एक्सकैवेशन, और दूसरा है क्षैतिज यानी वर्टिकल एक्सकेवेशन। अब देखिए ये दोनों को समझना है यहाँ पे कि आपको अनुलंब यानी हॉरिजॉन्टल जो होगा इस तरीके से खुदाई, लेयर बाय लेयर, जैसे एक लेयर ये हुआ, फिर दूसरा लेयर हुआ, फिर तीसरा, मतलब इस तरीके से खुदाई हो रहा है। और क्षैतिज ये देखिए हॉरिजॉन्टल हो गया। वर्टिकल का मतलब ऐसे जैसे लंबे खोदता चला गया एकदम। तो वर्टिकल जब खुदाई होगी तो मान लीजिए कि ये है एरिया ऐसे, तो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, तो ये एरिया जो है कम लेगा, ये एरिया जो है वो कम लेगा। लेकिन जब हम हॉरिजॉन्टल खुदाई करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, एक लेयर, फिर यहां से करेंगे, फिर यहां से करेंगे, तो इस तरह से जो है कई लेयर, तो ये एरिया जो क्षैतिज खुदाई का होगा वो बहुत बड़ा एरिया लेगा।
ठीक है, तो ये चीज समझना है हमको। अब देखिए यहाँ पे अनुलंब खुदाई और क्षैतिज, हॉरिजेंटल और वर्टिकल खुदाई, दोनों में क्या फर्क है। देखिए हॉरिजेंटल यानी कि इस तरह की खुदाइयां होगी तो ये पूरे संस्कृति, मान लीजिए कि ये पूरा पेज हम समझ लेते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया है। अब इस एरिया में आपने यहां पे सिर्फ खुदाई किया, मान लीजिए इस एरिया में, तो इस एरिया में क्या आपको लगता है कि पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व, पूरे क्षेत्र का हमको लोकेशन, क्या कैसा कल्चर था, हर चीज की जानकारी मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। लेकिन ये गहराई से जाएगी तो वर्टिकल भी जरूरी है, लेकिन अगर हम यहां से खोदना शुरू करते हैं, यहां से खोदते चले आते हैं, तो यानी कि ये पूरी खुदाई हो रही है लेयर बाय लेयर। जैसे एक पेज का हुआ, फिर दूसरे पेज का हुआ, फिर तीसरे पेज का हुआ, तो इस तरह से लेयर बाय लेयर अगर हम नीचे जाते हैं और बहुत बड़े एरिया में जाते हैं, तभी हमें किसी भी चीज की, किसी भी सभ्यता या संस्कृति की विशेष रूप से मतलब माने ऑथेंटिक जानकारी मिल पाएगी और उसकी पूरी जानकारी मिल पाएगी। अब आते हैं हम यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता पे। सिंधु घाटी सभ्यता में हम देख चुके हैं कि ज्यादातर जो सिंधु घाटी सभ्यता में हमारा जो एरिया है वो है ज्यादातर पाकिस्तान के एरिया में पड़ रहा है, कुछ गुजरात के एरिया में भी पड़ रहा है, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के एरिया में है, फिर मेरठ में है, लेकिन ज्यादातर एरिया जो हमारा ये भारत के उत्तर पश्चिम का इलाका जो है वो पाकिस्तान में यहाँ पे पड़ रहा है। अब इस एरिया की क्या दिक्कत है कि यहाँ पे आप पूरे एरिया को तो आप मतलब एक्सकेवेशन नहीं कर सकते, खुदाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेटलमेंट है, बहुत ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो आप सारे लोगों को नहीं हटा सकते वहां पर से। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का ज्यादातर जो एक्सकेवेशन हुआ वो कैसा हुआ? वर्टिकल हुआ, क्योंकि वर्टिकल में एरिया कम खपत होता है। अब देखिए वर्टिकल आप खुदाई करेंगे तो बहुत सारी चीजों की हमको जानकारी नहीं मिल पाएगी, लेकिन जितनी भी जानकारी हमको मिली उससे तो हमें यह पता चल गया कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारे देश की ऐसी सभ्यता थी, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक ऐसी सभ्यता थी जिसने नगरीय सभ्यता का अगुआ बना, मतलब जो अर्बन सिविलाइजेशन का एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब देखिए मोहनजोदाड़ो, ये जो है फाइल मोहनजोदाड़ो द ग्रेट बाथ, ये विशाल स्नानागार का चित्र है आपका। ये हो गया वाटर, और ये हो गया, इससे थोड़ा सा ऊपर लेयर पे हम जाते हैं, 5 नंबर है तो इससे थोड़ा ऊपर वाला लेयर हो गया। चूंकि ये 3 डायमेंशन फिगर यहाँ पे बनाना आसान नहीं है, त्रिविमीय चित्र, इसलिए हमने इस तरीके का नंबरिंग कर दिया ताकि आपको समझ में आसानी से आए। अब देखिए ये वाटर 6 नंबर, तो जो जितना नंबर होगा उसको गहरा ज्यादा मानिए, तो 6 नंबर है गहरा, 4 नंबर तो इससे ऊपर है, यानी कि यहाँ पे एक ओटा टाइप का बना हुआ है, अपर लेयर लिख दिया अभी। 5 नंबर है तो इससे ऊपर 3 नंबर हो गया, 2 नंबर इससे भी हुआ, 1 नंबर है जो और भी ऊपर हो गया, यहाँ पे देखिए ये और भी ऊंचाई पे हो गया, 2 नंबर 3 नंबर, तो ये सब जो चीजें हैं वो है। अब देखिए यहाँ पे हम लिख दिए सबसे ऊपरी भाग को दर्शाता है 1 नंबर, तो यानी कि बहुत बड़ा ऊंचाई है यहाँ पे, यहाँ। अच्छा, तो इस तरह से ये जो है ये सब मिला है हमको खुदाई से, ठीक है। क्षैतिज उत्खनन को रेखा चित्र है, ये जो है ये पूरा क्षैतिज उत्खनन है, कुछ एरिया का क्षैतिज उत्खनन भी हुआ। तो क्षैतिज उत्खनन जब हम किए तो पूरे ग्रेट बात का हमको पूरा जानकारी मिल गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम इतना ही खुदाई करते, इतना ही बड़ा सपोज कीजिए, तो हमको खाली पता चलता कि यहाँ पे सीढ़ी है, तो सीढ़ी से तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वर्टिकल एक्सकेवेशन जो है, धौलावीरा जो गुजरात में है, सिंधु घाटी सभ्यता का ये साइट है। तो धौलावीरा जो गुजरात का सिंधु घाटी सभ्यता में, ये देखिए इस लेयर इस तरह का वर्टिकल खुदाई हुआ है। यह कम क्षेत्रों में फैला हुआ होता है, ठीक है, अधिक क्षेत्रों में फैला होता है हॉरिजेंटल, अधिक स्पष्ट जानकारी देता है हॉरिजेंटल, लेकिन खर्चीला बहुत ज्यादा है हॉरिजेंटल, क्योंकि पूरे एरिया को आपको खुदाई करना है। लंबवत या कम क्षेत्र में किया जाता है, लेकिन गहराई अधिक होती है या कम खर्चीला होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश स्थलों की खुदाई इसी रूप में हुई है। ये आपका यहाँ पे चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो गया कि कौन कौन से वो अपनाते हैं। इसके बाद हम इसके दूसरे पार्ट में चर्चा करेंगे कि ये अप्रोचेज कौन से अपनाते हैं।